हे गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड इवनिंग सभी लोगों को। फ्रेंड्स आज मैराथन क्लास होगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर बेस्ड। इम्पॉर्टेंट वो लाइनर है फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन है, मैं गारंटी ले सकता हूँ आपको पसंद आएगा वीडियो। शुरू करते हैं सीधे। कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा, यह एक प्ले है बाई ड्राइडेन साहब। एक बात और जान लीजिए, इसे हम स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा के नाम से भी जानते हैं। यह सेट है 1482 टू 1491 पर बेस्ड है। प्ले की अगर बात करते हैं तो 1670 में रिटेन किया गया था, 1672 में पब्लिश होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं इसको कर लेते हैं। हाँ चलिए ठीक, पब्लिशिंग डेट हो गया। अब बढ़ते हैं ग्रेनेडा जो प्ले है फ्रेंड्स, जो प्ले है वो प्ले जो है एक हीरोइक ड्रामा है। क्या है? हीरोइक ड्रामा है। एक चीज़ बात करते हैं हम ड्राइडेन साहब के बारे में। तो ड्राइडेन साहब जो है 1631 में इनका जन्म होता है और 1700 में इनका डेथ होता है। बात करते हैं कि फर्स्ट पोएट लॉरेट कौन है, तो जॉन ड्राइडेन साहब हैं। और कब? तो 1668 में ये फर्स्ट पोएट लॉरेट बनते हैं। डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्राइडेन्स ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन एंटोनी एंड क्लियोपात्रा। तो ड्राइडेन साहब का जो ऑल फॉर लव है, तो आपको बता दें इसका जो सबटाइटल भी है द वर्ड विल लस्ट। द वर्ड विल लास्ट है, यह लोएस्ट है। आया है फ्रेंड्स 1677 में। यह भी एक हीरोइक ड्रामा है, ऑल फॉर लव। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं एंटोनी एंड क्लियोपात्रा के बारे में। तो यह 1607 में देखने को मिलता है। किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। क्लियर? और जो क्लियोपात्रा है फ्रेंड्स, वो कहाँ की महारानी है? तो इजिप्ट की महारानी है। और इजिप्ट किस देश को बोलते हैं? मिस्र को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, उस पर बेस्ड है ऑल फॉर लव बाय ड्राइडेन। जॉन लॉक की बात करते हैं फ्रेंड्स। जॉन लॉक इज द एथर ऑफ द एसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। देखिएगा वर्क क्या है, द एसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। अगर बात करते हैं कब आया, तो 1689 में आया है। जॉन लॉक की अगर बात करते हैं भाई साहब, तो यह एक फिजिशियन थे। ठीक है, फिजिशियन थे और साथ ही साथ फिलोसफर भी हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो 1632 में इनका जन्म होता है और 1704 में इनका डेथ होता है। हम बात कर रहे हैं जॉन लॉक के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सेंट्रल थीम ऑफ ड्राइडेंस द हिंद एंड द पैंथर। ड्राइडेन साहब की ही अभी हम बात कर रहे हैं। द हिंद एंड द पैंथर इज डिफेंस ऑफ रोमन कैथोलिज्म। रोमन कैथोलिज्म पर डिफेंस है। कौन सा इनका वर्क? तो द हिंद एंड द पैंथर। तो द हिंद एंड द पैंथर की बात करते हैं तो आपको बता दें यह एक पोयम है और 3 पार्ट्स में पब्लिश हुआ है। एलिगोरी है, एक तरह से हीरोइक कपलेट है। ड्राइडेन साहब का फ्रेंड्स ये सबसे लंबा वाला पोयम है। ठीक है, लंबा वाला पोयम है। पब्लिश कब हुआ है? तो 1687 में, 1687 में यह पब्लिश होता है, द हिंद एंड द पैंथर। नेक्स्ट सैमुअल बटलर की बात करते हैं। हडिब्रास इज अ सटायर ऑन प्यूरिटनिज्म। तो हेडिब्रास की अगर बात करते हैं तो ये विगोरियस सटायर है, मॉक हीरोइक में लिखा गया है। पब्लिश होता है फ्रेंड्स 1663 में। 3 हिस्से में, वैसे 3 हिस्से में पब्लिश होता है। 1663 में, फिर 1664 में और फिर 1678 में पब्लिश होता है हुडिब्रास बाय सैमुअल बटलर।
ग्रेस अबाउंडिंग की बात करते हैं। ग्रेस अबाउंडिंग इज एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क बाय जॉन बनियान। तो जॉन बनियान का जो क्या है ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है ग्रेस अबाउंडिंग। तो बात कर लेते हैं। 1666 में देखने को मिलता है, ऑटोबायोग्राफी है। जॉन बनियान की बात करते हैं भाई साहब, तो 1628 में इनका जन्म होता है और 1688 में इनका डेथ हो जाता है। एक इंग्लिश राइटर हैं। और जॉन बनियान की अगर बात करते हैं तो एक चीज़ और उनमें है, वो प्यूरिटन प्रीचर हैं। प्रीचर समझ रहे हैं ना, उपदेशक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बनियान द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इन एलगरी। तो कह रहा है कि उनका जो एक वर्क है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, वो एलगरी है, आया था यानी पब्लिश होता है 1678 में। स्पेशली इस एलगरी को क्रिश्चियन एलगरी के नाम से जानते हैं, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियान। नेक्स्ट बात करते हैं, गैदर ए रोज बट्स वाइल अ मे, दिस द ओपनिंग लाइन ऑफ काउंसिल टू गर्ल्स। ये लाइन किससे है? काउंसिल टू गर्ल्स है, रिटेन बाय रॉबर्ट हेरिक। याद करिए रॉबर्ट हेरिक, उन्होंने रॉबर्ट हेरिक ने 2 डैफोडिल्स लिखा है। ठीक है, डैफोडिल्स लिखा है। और डैफोडिल्स जो पोयम है वो वर्ड्सवर्थ के द्वारा भी लिखा गया है। तो ये जो लाइन है, गैदर ए रोज बट्स वाइल ए मे, यह काउंसिल टू गर्ल्स से लिया गया है। एक कवरलियर पोयम है, ठीक है, और 17th सेंचुरी रिटेन किया गया है यह पोयम। रॉबर्ट हेरिक की अगर बात करते हैं तो 1591 में पैदा होते हैं और 1674 में इनका डेथ हो जाता है। याद करिए, मैंने बता दिया है कि 2 डैफोडिल्स जो पोयम है बहुत बेहतरीन पोयम है, और उसमें उन्होंने बताया है कि इतना जल्दी तुम क्यों मुरझा जाते हो, ख़त्म हो जाते हो डैफोडिल्स को। बड़ा अच्छा पोयम है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। हियर इज़ गॉड्स प्लेंटी, ड्राइडेन साहब ने चौसर को बोला है। यह लाइन किसको? चौसर को रेफरेंस करते हुए हियर इज़ गॉड प्लेंटिस बोला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाहम टेट गेव अ हैप्पी एंडिंग टू किंग लियर। तो किंग लियर को नाहम टेट ने हैप्पी एंडिंग दिया है। ठीक, जबकि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया जो ड्रामा है वो किंग लियर एक ट्रेजेडी है। और बात कर लेते हैं नाहम टेट के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो नाहम टेट जो हैं 1652 में पैदा होते हैं, 1715 में उनका डेथ होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। किंग लियर जो है 1681 में आया था। कौन सा? नाहम टेट का किंग लियर। ठीक, एक्चुअली इसमें जो है नाहम टेट जो है कार्डेलिया से एडगर की शादी करवा देते हैं और इसके वजह से हैप्पी एंडिंग होता है। एक चीज़ और आपको बता दें, एक और एडमंड कीन नाम के एक पोएट हैं, राइटर हैं, जो ट्रैगिक एंडिंग दिए हैं। ट्रैगिक एंडिंग दिए हैं किसका? किंग लियर का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। The theatres were closed down during the Commonwealth period in England. In 1660 they were reopened. फ्रेंड्स आपको बता दें, वैसे कॉमनवेल्थ पीरियड जो है वो होता है 1649 टू 1660, क्लियर है ना। लेकिन आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो थिएटर्स क्लोज हुए थे वो 1642 में हुआ था। तो कॉमनवेल्थ पीरियड में तो वैसे ही नहीं होगा। तो 1642 में एक थिएटर क्लोज होते हैं और पूरे 18 साल बाद 1660 में यह रीओपेंड होते हैं। डन। हियर लाइज माई वाइफ, हियर लेट हर रेस्ट, नाउ सी इज एट रेस्ट एंड सो एम आई।
दिस वाज अ प्रपोज्ड एपिटाफ टू बी इंग्रेव्ड ऑन द टॉम ऑफ जॉन ड्राइडेंस वाइफ। जॉन ड्राइडेन वाइफ कौन है? तो आपको बता दें एलिजाबेथ हावर्ड हैं, उनके कब्र पर इंग्रेव किया गया है, लिखा गया है। कौन सी लाइन? हियर लाइज माई वाइफ, हियर लेट हर रेस्ट, नाउ सी इज एट रेस्ट एंड सो आई एम आई। क्लियर है? ड्राइडेन साहब के द्वारा लिखा गया, उनके कब्र पर ड्राइडेन की वाइफ को डेडिकेट करके लिखा गया, उनके कब्र पर लिखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्राइडेंस द मिडॉल, मिडॉल के स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, ये डबल एल है। द मिडॉल इज अ पर्सनल सटायर ऑन सेफ्ट्सबरी। तो कह रहा है कि जो मिडाल है फ्रेंड्स, वह ड्राइडन के द्वारा लिखा गया एक सटायर है। अगर देखने की बात करते हैं तो पब्लिश हुआ था 1682 में पब्लिश होता है। ड्राइडन इज हेल्ड, यानी ड्राइडन जो है इनका स्वागत किया जाता है, सम्मान किया जाता है द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बाय डॉक्टर जॉनसन। यानी किसने बोला है? डॉक्टर जॉनसन ने सम्मान देते हुए उनको बोला है द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। किसको बोला जाता है? तो ड्राइडेन साहब को बोला जाता है। द रेस्टोरेशन मार्क्स द रियल मोमेंट ऑफ बर्थ ऑफ आवर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। मैथ्यू अर्नोल्ड ने इस बात को बोला है। तो कह रहा है कि द रेस्टोरेशन जो पीरियड है वह क्या है? रियल मोमेंट ऑफ बर्थ ऑफ आवर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। तो उस दौरान रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान मॉडर्न इंग्लिश प्रोज का जन्म होता है, ऐसा मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ने बोला है। नेक्स्ट बात करते हैं द टर्म अगस्टन। द टर्म अगस्टन वाज फर्स्ट अप्लाइड टू अ स्कूल ऑफ पोएट्स बाय डॉक्टर जॉनसन। तो अगस्टन की अगर बात करते हैं, जो शब्द है वह अप्लाई किया गया था कब? डॉक्टर जॉनसन के द्वारा। मैथ्यू अर्नोल्ड कॉल्ड द 18th century our admirable and indispensable 18th century। यानी 18वीं शताब्दी को मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ने आवर एडमायरेबल एंड इंडिस्पेंसेबल बोला है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड called the 18th century the age of prose and reason। तो एक तो एडमायरेबल और इंडिस्पेंसिबल बोला है, और मैथ्यू अर्नोल्ड ने ही 18th सेंचुरी को द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन भी बोला है। भाई साहब दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ड्राइडेन फाउंड इंग्लिश पोएट्री ब्रीक एंड लेफ्ट इट मार्बल। ड्राइडेन साहब ने पोइट्री को एक ईंट के रूप में पाया था, जबकि छोड़ा किसको? उस ईंट को मार्बल बना के छोड़ा। डॉक्टर जॉनसन ने यह रिमार्क किया है ड्राइडेन के बारे में। इफ पोप बी नॉट अ पोएट, तो कह रहे हैं कि यदि पोप अलेक्जेंडर पोप पोएट नहीं होते तो वेयर इज पोइट्री टू बी फाउंड। तो पोइट्री कहाँ पाया जाता? दिस ऑब्जर्वेशन वाज मेड बाय डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन का ही स्टेटमेंट है कि अगर पोप पोएट नहीं होते तो पोएट्री कहाँ होती। कुछ इस तरह के स्टेटमेंट है डॉक्टर जॉनसन के द्वारा। आई सेल endeavor टू enlighten morality with wit and to temper with morality। एडिसन मेड दिस endeavor। और इस स्टेटमेंट को किसने बोला है? तो एडिसन साहब ने बोला है, ठीक है। एडिसन साहब ने बोला है कि आई सेल endeavor टू enlighten morality with wit and temper wit with morality। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो रिचार्ड स्टील की बात करते हैं। रिचार्ड स्टील स्टार्टेड द जनरल, एक पत्रिका उन्होंने शुरू किया था रिचार्ड स्टील ने, जिसका नाम था द टैटलर। द टैटलर लॉन्च हुआ था फ्रेंड्स 1709 में। 3 टाइम्स वीकली है, 3 टाइम्स वीकली है, एक सप्ताह में 3 दिन आता, 3 दिन आता था। और कब तक चला है? तो 1709 से 1711 तक चला है, ठीक। रिचार्ड स्टील की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इनका जन्म 1667 में हुआ है और 1745 में इनका डेथ होता है। एक एंग्लो आयरिश
पोएट हैं, राइटर हैं, स्पेशली राइटर हैं एंग्लो आयरिश, रिचर्ड स्टील की हम बात कर रहे हैं। द फोर व्हील्स ऑफ द वैन ऑफ द इंग्लिश नॉवेल, ये आपको बता दें यूपी में जो जूनियर एडिट की एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें यह पूछा गया था फोर व्हील्स किसे कहा जाता है। तो आपको बताया था फोर व्हील्स 4 लोग हैं, कौन कौन? एक हैं फील्डिंग, दूसरे हैं स्मॉलेट, तीसरे हैं स्टर्न और चौथे हैं रिचर्डसन। इनको फोर व्हील्स ऑफ द वैन ऑफ द इंग्लिश नॉवेल बोला जाता है। वैन मतलब गाड़ी, ठीक है, 4 लोगों को। लिसन वंस अगेन, फील्डिंग, स्मॉलेट, स्टर्न एंड रिचर्डसन। Referring to one of his novel, Jonathan Swift said, "Good God, what a genius I had when I wrote that book." He was referring a tale of the tub. तो उन्होंने बोला है जोनाथन स्विफ्ट ने कि गुड गॉड व्हाट अ जीनियस आई हैड, मैं कितना जीनियस था, प्रतिभावान था जब मैंने उस किताब को लिखा। और किताब किधर रेफरिंग कर रहा है? तो अ टेल ऑफ द टब। तो बात कर लेते हैं जोनाथन स्विफ्ट के बारे में। जोनाथन स्विफ्ट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं तो 1667 में पैदा होते हैं, 1745 में थोड़ा सा हम लोग बैक चलेंगे फ्रेंड्स। रिचर्ड स्टील की अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इनके डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सा हमसे गलत हुआ है। इनका जन्म 1672 में हुआ था और 1729 में इनका 1729 में इनका क्या होता है? डेथ हो जाता है। ये रिचर्ड स्टील की हम बात कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हम जोनाथन स्विफ्ट की ओर। सबसे पहले जोनाथन स्विफ्ट की बात करते हैं तो जोनाथन स्विफ्ट 1667 में पैदा होते हैं, 1745 में इनका डेथ होता है। एक चीज़, एंग्लो आयरिश राइटर हैं, ये भी ठीक है। टेल ऑफ द टब की बात करते हैं तो वो आता है, लिखा गया था फ्रेंड्स 1694 में, 97 यानी 94 से 97 तक लिखा गया था। और पब्लिश की बात करते हैं तो 1704 में पब्लिश होता है। क्या? अ टेल ऑफ द टब। डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोप सेड द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। तो अलेक्जेंडर पोप ने बोला है कि द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। तो पोप की बात करते हैं तो 1688 में इनका जन्म होता है, 1744 में इनका डेथ होता है। इंग्लिश पोएट एंड सटारिस्ट हैं अलेक्जेंडर पोप। मॉक एपिक के लिए जाने जाते हैं। एब्सोलेम एंड एस्टोफिल डील्स विद द पॉपिस प्लॉट। तो पॉपिस प्लॉट की अगर हम बात करते हैं तो एब्सोलेम एंड असिटोफेल आता है। तो अगर बात करते हैं ड्राइडेन साहब के द्वारा लिखा गया यह सटायर है या सटायरिकल पोयम कह सकते हैं, ये सटायरिकल पोयम है, ध्यान रखिएगा। हीरोइक कपलेट में लिखा गया है, पब्लिश होता है 1681 में। कौन सा वर्क? तो एब्सोलेम एंड एस्टोफेल। द एलिजी इन प्रेज ऑफ जॉन डन वॉज रिटन बाई थॉमस कैरियो। द एलिजी इन प्रेज ऑफ जॉन डन, तो एक उनके प्रशंसा में लिखा गया है, जॉन डन की प्रशंसा में लिखा गया, किसके द्वारा? थॉमस कैरियो के द्वारा। तो सबसे पहले जॉन डन की अगर बात करते हैं तो 1572 में पैदा होते हैं और 1631 में इनका डेथ होता है। होली सोनेट के लिए जाने जाते हैं। होली सोनेट जॉन डन का आया था फ्रेंड्स 1633 में, इंग्लिश पोएट रहे हैं। थॉमस कैरियो की बात करते हैं, अ ट्रू ब्यूटी, आप इनका पोएम पढ़े होंगे। बात कर लेते हैं सबसे पहले, इनका जन्म जो होता है 1595 में होता है और 1640 में इनका डेथ हो जाता है। कैरोलाइन पोएट्स हैं और इनका एक इम्पॉर्टेंट जो पोएम मैं बता रहा था, द ट्रू ब्यूटी, जिसमें उन्होंने ही दैट लव्स और रोजी चीक और ओरल कोरल लिप्स, याद करिए, कोरल की तरह उनके होंठ हों लाल, रोजी चीक हों, उसमें ट्रू ब्यूटी को दिखाया गया। स्पेशली
दो टाइप के ब्यूटी को दिखाया, एक तो फिजिकल एक तो स्पिरिचुअल। तो इसमें फिजिकल का भी वर्णन किया है उन्होंने, स्पिरिचुअल को भी दिखाया है। स्पिरिचुअल जो होता है वो हमेशा बरकरार रहता है, जबकि फिजिकल ब्यूटी डीके हो जाता है टाइम पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन जोसेफ एंड्रयूज फील्डिंग पैरोडीज रिचर्डसन पमीला। तो कह रहा है जो जोसेफ एंड्रयूज है ना, फील्डिंग के द्वारा लिखा गया, वो एक पैरोडी है। पैरोडी समझ रहे हैं ना, अनुकरण कह सकते हैं, अनुकरण नकल कह सकते हैं। रिचर्डसन का जो पमीला है ना, वो फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयूज, यानी जोसेफ एंड्रयूज जो है पमीला का क्या है, पैरोडी है। ठीक, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्विफ्ट सेड पोप कैन फिक्स इन वन कपलेट मोर सेंस देन आई कैन डू इन 6। क्या कह रहे हैं, बोला गया कि स्विफ्ट सेड पोप कैन फिक्स इन वन कपुलेट। पोप क्या कर सकते हैं, एक कपुलेट में ही फिक्स कर सकते हैं सेंसेस को, देन आई कैन डू इन 6, और जबकि मैं क्या कर सकता हूँ, 6 में फिक्स कर सकता हूँ। ऐसा स्विफ्ट ने बोला है पोप के लिए। द कॉफ़ी हाउस कल्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए। कॉफ़ी हाउस कल्चर फ्लोरिस्ड इन द एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन के दौरान कॉफ़ी हाउस कल्चर फ्लोरिस्ड हुआ है, फला फूला है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पोप ऑब्जर्व्ड अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ड्रिंक डीप और टेस्ट नॉट द पियरिंग स्प्रिंग। पियरिंग स्प्रिंग का मतलब होता है यानी बसंत जो होता है ना, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि थोड़ा जो ज्ञान होता है ना बहुत ही खतरनाक होता है। ड्रिंक डीप, गहरे तक पियो या चखो, नॉट टू पियरिंग स्प्रिंग, बसंत की तरह, बिल्कुल जो पियरिंग बसंत होता है ना उसकी तरह नहीं, यानी नॉलेज को पूरे गहराई तक आप निचोड़ डालो। ठीक है, पोप का ये ऑब्जर्वेशन है नॉलेज के प्रति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेडी M.W. Montagu said Pope's essay and criticism is all stolen। क्या बोली हैं, लेडी M.W. Montagu जो हैं पोप्स के एसे एंड क्रिटिसिज्म को ऑल स्टोलन बोली हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट वर्क है हो जाता है। सब का सब क्या बोली हैं, सब का सब चुराया हुआ है, ऐसा लेडी M.W. Montagu ने बोला है पोप के एसे एंड क्रिटिसिज्म को। बात कर लेते हैं कौन है, तो एक इंग्लिश राइटर हैं मोंटागू। इनका जन्म 1889 में होता है और 1962 में इनका डेथ होता है। हम बात कर रहे हैं लेडी M.W. मोंटागू का। इंग्लिश राइटर है जो पोप के एसे एंड क्रिटिसिज्म पे कमेंट किया है कि उन्होंने ऑल स्टोल किया है, ऑल स्टोलन है। मैथ्यू अर्नोल्ड नहीं है, सॉरी, मैथ्यू प्रियर्स द टाउन एंड कंट्री, इंपॉर्टेंट वर्क हो जाता है। द टाउन एंड कंट्री माउस इज अ पैरोडी ऑफ ड्राइडेंस द हिंद एंड द पैंथर। अब किसका नकल है, मैथ्यू प्रियर्स का एक वर्क है द टाउन एंड द कंट्री माउस, जो ड्राइडेन साहब का द हिंद एंड द पैंथर का क्या है, एक पैरोडी है। अभी पैरोडी की मैंने बात बोला, नकल या अनुकरण है। ठीक, अगर द टाउन एंड द कंट्री की बात करते हैं तो ये एसप फेबल्स है जो 1687 में दिखाई देता है। मैथ्यू प्रियर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इनका जन्म जो होता है वो 1664 में होता है, डेथ इनका 1721 में होता है। इंग्लिश पोएट और डिप्लोमैट हैं कौन, मैथ्यू प्रियर। ठीक है, और एक पत्रिका था द एग्जामिनर, उसका बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर भी रहे हैं मैथ्यू प्रियर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर जॉनसन रोड द लाइव्स ऑफ 52 पोएट्स, लाइव्स ऑफ 52 पोएट्स इन हिज लाइफ ऑफ द पोएट्स। देखिए लाइफ ऑफ द पोएट में कितने पोएट्स को जिक्र किया गया, एक्चुअली जानते हैं ये शॉर्ट बायोग्राफी है। लगभग 52 पोएट्स को जो उस दौरान डॉक्टर जॉनसन के दौरान थे लोग, उनका शॉर्ट बायोग्राफी इस बुक में लिखा गया है।
लिखा गया था 1779 से लेकर के 81 के बीच में। शॉर्ट बायोग्राफी है जॉनसन के द्वारा, ठीक है, जॉनसन के द्वारा। और लगभग 52 राइटर्स जो हैं 18th सेंचुरी के, जितने भी लगभग 52 राइटर्स के बारे में जिक्र किया गया है शॉर्ट बायोग्राफी के रूप में। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर जॉनसन लेफ्ट आउट गोल्डस्मिथ इन हिज लाइव्स ऑफ द पोएट्स। किसको लेफ्ट आउट कर देते हैं? तो गोल्डस्मिथ को। इस वर्क में गोल्डस्मिथ को क्या कर देते हैं? लेफ्ट आउट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जबकि वर्ड्सवर्थ वगैरह को भी इन्होंने मेंशन किया है। टेनिसन कॉल्ड मिल्टन द माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज। किसने बोला है? टेनिसन साहब ने बोला है मिल्टन को द माइटी माउथड इन्वेंटर ऑफ हारमोनी। इंपॉर्टेंट कोटेशन है, जानते होंगे आप लोग। जेम्स थॉमसन सीजन्स, वर्क क्या है? सीजन्स इज अ नेचर पोएम डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। अब चूँकि इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप रोमांटिसिज्म की बात करते हैं, तो जेम्स थॉमसन का जो सीजन्स पोएम है ना, वो एक नेचर पोएम है जिसके 4 हिस्से हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जॉन डायर इज द एथर ऑफ द पोएम ग्रोनगर हिल। कौन सा हिल है? ग्रोनगर हिल जो है जॉन डायर के द्वारा लिखा गया एक पोएम है, ग्रोनगर हिल। थॉमस ग्रे की बात करते हैं फ्रेंड्स। एलिजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड बिगिंस विद द लाइन द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। यानी जब शाम होता है तो ये लाइन शुरू होती है, एलिजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड बाई थॉमस ग्रे। पोएम जो कंपोज किया गया था वो 1750 में कंपोज किया गया था, 1751 में पब्लिश होता है, इसको ध्यान रखिएगा। थॉमस ग्रे की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो थॉमस ग्रे जो है 1716 में पैदा होते हैं और 1771 में इनका डेथ होता है। डन। 1798 was taken to be the year of the beginning of the romantic movement। ये तो डन है लिरिकल बैलेट की वजह से, बिकॉज वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेट वाज पब्लिश इन द ईयर। ये तो वेल डन है, 1798 में देखने को मिलता है। प्रीफेस आता है 1800 में, पोएटिक डिक्शन आता है 1802 में, और चौथा और अंतिम संस्करण आता है 1805 में। पोएटिक डिक्शन के आइडिया को एक्सपेंड किया गया है इसमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। तो अगर 1799 की बात करते हैं तो बिगिन होता है 1805 तक कंप्लीट हो जाता है प्रील्यूड, और 1850 में आफ्टर डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ यह पब्लिश होता है बाय मैरी हचिंसन। प्रील्यूड 14 बुक्स के साथ। वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल। ये टिंटन एबी की लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। टिंटन एबी आया है 1798 में लिरिकल बैलेट्स में। कोलिंस पोयम, कौन सा पोयम है कोलिंस का? इन यॉन्डर ग्रेव अ ट्रूथ लाइज इन अ एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जेम्स थॉमसन। तो जेम्स थॉमसन के डेथ पर कोलिंस का एक एलिजी है, इन यॉन्डर ग्रेव अ ट्रूथ लाइज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थॉमस लव पीकॉक की बात कर लेते हैं। थॉमस लव पीकॉक सटायरिस सेली ऑन द कॉलरीज इन नाइटमेयर एबी। तो कह रहा है कि थॉमस लव पीकॉक जो है सटायर लिखते हैं सेली के और कॉलरीज के ऊपर, किस में? तो नाइटमेयर एबी में। तो नाइटमेयर एबी की बात करते हैं फ्रेंड्स, एक नोवेला है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा पीजीटी और एलटी के लिए भी, टीजीटी के आल्सो। 18 नोवेला है और आया है 1818 में। किसके द्वारा? थॉमस लव पीकॉक के द्वारा। नाइटमेयर एबी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉलरीज और सेली पर सटायर उन्होंने लिखा है। थॉमस लव पीकॉक की बात करते हैं तो 1785 में इनका जन्म होता है और 1866 में इनका डेथ होता है। एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं। डन। काउपर की बात करते हैं। काउपर रोट गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। ईश्वर ने गांव बनाए हैं जबकि व्यक्तियों ने कस्बे और टाउन बनाए हैं। ठीक, ये लाइन
विलियम काउपर का है। इट इज़ ट्रूथ यूनिवर्सली, क्या सत्य है यूनिवर्सली, एक्नॉलेज दैट अ सिंगल मैन इन पोसेशन ऑफ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ। दिस लाइन्स अगर द प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस का लाइन है, जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया है यह लाइन, और कहाँ से लिया गया है, तो प्राइड एंड प्रेजुडिस की बात करते हैं तो जेन ऑस्टिन का यह सेकेंड नावल है, पब्लिश होता है 1813 में पब्लिश होता है। जेन ऑस्टिन की अगर बात करते हैं तो 1775 में पैदा हुई हैं, इनका 1817 में डेथ हो जाता है। इंग्लिश नावलिस्ट हैं, इनको कीचे नावलिस्ट के भी नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। द फ्रेज व्हीलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज अप्लाइड टू कॉलरिज। ओपियम ईटर भी इनको बोला जाता है कॉलरिज को, एसटी कॉलरिज। लिटरेरिया बायोग्राफिया के लिए जाने जाते हैं, लेक पोएट में से एक थे, और कॉलरिज के, विलियम वर्ड्सवर्थ के कॉलरिज बहुत अच्छे मित्र हैं। तो जो फ्रेज है व्हीलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ वो कॉलरिज से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लवली वोमन स्टूप्स टू फॉली। फॉली माने मूर्खता की ओर जब महिलाएं, सुंदर महिलाएं या कोई सुंदर महिला झुकती है, अकर इन अ प्ले रिटेन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। और कहाँ से लिया गया है लाइन, सी स्टूप्स टू कॉन्कर। ठीक है, एक प्ले है किसका, ओलिवर गोल्डस्मिथ का। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन लवली वोमन स्टूप्स टू फॉली। बात कर लेते हैं, परफॉर्म किया गया था कब, 1773 में यह सी स्टूप्स टू कॉन्कर यह परफॉर्म किया गया था। एक प्ले है, और प्ले की अगर जनरा की बात करते हैं तो कॉमेडी है। ठीक है, कॉमेडी है, किसके द्वारा, गोल्डस्मिथ के द्वारा। चलिए गोल्डस्मिथ के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। 1728 में पैदा होते हैं, 1774 में इनका डेथ होता है। एंग्लो आयरिश राइटर है, डब्ल्यू बीट्स की तरह। ब्लिस was it in that dawn that to be alive but to be young was very heaven. These lines occur in Wordsworth's prelude. यह लाइन किससे है, ब्लिस वाज। देखिए कोई भी कोटेशन, कोई भी लाइन याद करने के लिए 2-3 शब्दों को तो पकड़ना पड़ेगा। अब ब्लिस वाज, डॉन टू बी अलाइव, ध्यान रखिएगा, प्रील्यूड है। प्रील्यूड आया था 1850 में। ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का। अकॉर्डिंग टू शैली, शैली ने क्या बोला है, हेल इज अ सिटी मच लाइक लंदन। देखिएगा क्या कह रहा है कि हेल जो है एक नरक शहर है, किसकी तरह, बिल्कुल लंदन की तरह। नरक एक शहर है, किसकी तरह, लंदन की तरह, ऐसा शैली ने बोला है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। रॉबर्ट साउदिस अ विजन ऑफ जजमेंट इज अ लुडिक्रस यूलॉजी ऑफ जॉर्ज सेकंड। कह रहा है कि अ विजन ऑफ जजमेंट किसका, रॉबर्ट साउदे का। इज अ लुडिक्रस का मतलब होता है उटपटांग, यूलॉजी ऑफ जॉर्ज सेकंड। जॉर्ज सेकंड का यूलॉजी आपको बता दें, कल के वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो यूलॉजी जो है फ्रेंड्स वो स्तुति गान होता है, किसी के प्रशंसा में गाया जाता है, स्पेशली गॉड के प्रशंसा में गाया जाता है यूलॉजी। यहाँ पर जॉर्ज सेकंड के रूप में गाया गया है। लुडिक्रस का मतलब होता है उटपटांग, यूलॉजी है। अ विजन ऑफ जजमेंट वर्क है रॉबर्ट साउदे का। सी वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर द पब्लिकेशन ऑन द नेसेसिटी ऑफ एंथीइज्म। हाँ, इसी वर्क के लिए पीबी शेली को यूनिवर्सिटी से निकाला गया था। नेसेसिटी ऑफ एंथीइज्म, क्या थे, एंथीइस्ट थे, एथिस्ट थे, नास्तिक हैं। पीबी शेली क्या थे, नास्तिक थे, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। और जो उनका ये वर्क आया ना, एक्सपेल्ड किया गया था यूनिवर्सिटी से इन्हें। चलिए बढ़ते हैं आगे। द मैरिनर किल्स अल्ब्रट्रॉस इन द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। चलिए द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर की अगर बात करते हैं तो ये लिरिकल बैलेट का पहला पोयम है, किसके द्वारा, एस.टी. कॉलरिज के द्वारा। टिंटोनेबी से अंत होता है और द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर से शुरू होता है। इसमें मैरिनर जो है ना, एक अल्ब्रट्रॉस जो एक समुद्री पक्षी है उसको मार देता है।
ऐसा इसमें बोला गया। एस टी कॉलोनीज की बात करते हैं तो 1772 में पैदा होते हैं, 1834 में इनका डेथ होता है। डन। लॉर्ड बायरन वाज द पोएट हु woke one morning and found himself famous। देखिए कह रहा है कि उन्होंने, लॉर्ड बायरन ने एक ऐसे पोएट थे जो सुबह में जगते हैं और अपने आप को क्या पाते हैं, फेमस पाते हैं। ऐसा लॉर्ड बायरन के बारे में बोला जाता है। छोड़िए, चलिए अच्छी बात है भाई, सबके साथ ऐसा हो। वाल्टर स्कॉट नॉवेल्स आर कॉल्ड बेवर्ली नॉवेल। तो इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी, वाल्टर स्कॉट के जितने भी नॉवेल्स है बेवर्ली नॉवेल्स के नाम से जाना जाता है। मैथ्यू आर्नोल्ड called Sally an ineffectual angel beating in the wide of luminous wings in vain। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेली को बोला है उन्होंने अनइनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वाइड। वाइड मैंने होता है शून्य, उसमें पीटा जा रहा है। हिज लुमिनस विंग्स इन वैन, व्यर्थ में उनको ऐसा किया जा रहा है। यह मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा बोला गया है सेली पर बेस्ट। इलिया, ऐसे ऑफ इलिया की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऑफ इलिया चार्ल्स का वर्क है। यह इलिया इज अ पेन नेम एज्यूम्ड बाय डी क्वेंसी। डी क्वेंसी को इलिया भी बोला जाता है, तो दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, ऐसे ऑफ इलिया और इलिया। सेलिस डिफेंस ऑफ पोएट्री इज अ रिजॉइंडर, रिप्लाई माने जवाब, टू लव पीकॉक्स द 4 एजेस ऑफ पोएट्री। जो लव पीकॉक थे ना, उनका एक क्या है, रिप्लाई है द 4 एजेस ऑफ पोएट्री। किसका, तो डिफेंस ऑफ पोएट्री का। तो ध्यान रखिएगा, सेली का डिफेंस ऑफ पोएट्री और लव पीकॉक का द 4 एजेस ऑफ पोएट्री, दोनों इंपॉर्टेंट है। डन। एडोनिस की बात करते हैं। एडोनाइस इज अ पेस्टोरल एलेजी रिटन बाय सेली ऑन द डेथ ऑफ किड्स। क्या बात है, दोनों का जो जीवन काल है फ्रेंड्स बहुत कम रहा है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने बहुत कारनामा किया है। हाँ, एडोनाइस जो है एक एलजी है, पेस्टोरल एलजी है, लिखा गया है सेली के द्वारा किस पर, डेथ ऑफ किड्स। तो दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। एडोनाइस एलजी है, लिखा गया था 1821 में, लिखा भी गया था और पब्लिश भी हुआ, यानी पब्लिश भी हुआ और लिखा भी गया है। कब, 1821 में। सेली की अगर बात करते हैं तो 1792 में पैदा होते हैं, 1822 में इनका डेथ होता है। अगर किड्स की बात करते हैं तो 1795 में पैदा होते हैं और 1821 में ही इनका डेथ हो जाता है। किसका, किड्स का, ठीक है। 1795, 1821, 1792, 1822। चलिए, मिड लाइन इज द हीरोइन इन ईव ऑफ सेंट एग्नेस बाय जॉन किट्स। तो वर्क क्या है, ईव ऑफ सेंट एग्नेस बाय जॉन किट्स। हीरोइन कौन है, तो मेडलाइन। मेडलाइन कौन है, हीरोइन है। मैथ्यू आर्नोल्ड सेड अबाउट किट्स ही इज विथ शेक्सपियर। मैथ्यू आर्नोल्ड ने किट्स के बारे में बोला है ही इज विथ शेक्सपियर, वह शेक्सपियर के साथ हैं, वह आया है किट्स के लिए। किट्स सेड हिमसेल्फ, और किट्स स्वयं ने बोला है कि माई नेम इज रीट इन वाटर, कि मेरा नाम पानी पर लिखा गया है, कुछ पानी में लिखा गया, कुछ इस तरह का स्टेटमेंट है। ये किट्स ने स्वयं बोला है एक चीज़। और मैथ्यू आर्नोल्ड की अगर बात करते हैं तो उन्होंने बोला ही इज विथ शेक्सपियर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। कॉलरिज सेड आई हैव स्मैक ऑफ हैमलेट माई सेल्फ। स्मैक का मतलब होता है चपत लगाना या तमाचा मारना। तो कॉलरिज ने क्या बोला, आई हैव स्मैक ऑफ हैमलेट माई सेल्फ। तो आई हैव अ स्मैक ऑफ हैमलेट, किसका चपत लगा है, हैमलेट, यानी तमाचा लगा है किसका, हैमलेट का, स्वयं पर। ऐसा कुछ उन्होंने बोला है, कॉलरिज साहब का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेलिस डेथ वाज कॉज्ड बाय ड्राउनिंग। अगर 1822 में सेली का डेथ होता है तो डूबने की वजह से होता है उनका डेथ। लाइफ लाइक ए डम ऑफ मेनी कलर्ड ग्लास, यानी कई कलर के ग्लास से यह जीवन बना है। डम है, एक गुम्बद है। स्टेन्स द वाइट रेडियंस ऑफ इटर्निटी अंटिल डेथ ट्रेम्पल्स इट टू फ्रेग्रेंस डाई। दिस लाइन्स अकर इन सेली एडोनाइस। और एडोनाइस जो है पेस्टोरल एलेजी है बेस्ड ऑन डेथ ऑफ जॉन किट्स, सेली के द्वारा लिखा गया है। किट्स ओन ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न
एंड्स विथ द लाइन फॉर एवर विथ दाउ लव एंड द सी बी फेयर। तो कह रहा है कि किड्स का जो ओड ऑन ग्रेसियन अर्न है ना, वह एक पोयम है। क्या है? एक पोयम है, आया है 1819 में। ठीक, तो ये लाइन जो है फॉर एवर विच दाउ लव एंड सी बी फेयर, तो आपको बता दें यह ग्रेसियन अर्न की लाइन है। 1819 में आया। किड्स की बात करते हैं 1795 में इनका जन्म होता है, 1821 में इनका डेथ होता है। हाइपेरियन और इंडिवियन जैसे वर्क इन्होंने लिखे हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इंपॉर्टेंट लाइन है, इंडिवियन से लिया गया है, किड्स के द्वारा लिखा गया लाइन है। चासलैम एज रिटेन अ टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, तो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर ध्यान रखिएगा किसके द्वारा लिखा गया है, तो सिर्फ इसमें चासलैम का नाम आया है, लेकिन ध्यान रखिएगा मेरी लैम्ब भी हैं, इसमें मेरी लैम्ब भी हैं। बात करते हैं टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, आया था फ्रेंड्स, लिखा गया था 1807 में। 20 इसमें टेल्स हैं, स्टोरीज कितने हैं? 20 हैं। चासलैम के द्वारा लिखा गया 6 ट्रेजेडी है, 6 ट्रेजेडी है, और मैरी लैम्ब के द्वारा लिखा गया 14 कॉमेडीज़ हैं। ये चासलैम के द्वारा है, चासलैम, और मैरी लैम्ब के द्वारा 14 कॉमेडीज़ हैं। चासलैम की अगर बात करते हैं तो 1775 में पैदा होते हैं, 1834 में उनका डेथ होता है। तो 20 टेल्स हैं जिसमें 14 कॉमेडी, 6 ट्रेजेडी। चलिए बढ़ते हैं आगे। वाल्टर स्कॉट की बात करते हैं, कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट रिमार्केबल हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट ऑफ द रोमांटिक पीरियड। तो रोमांटिक पीरियड के सबसे उल्लेखनीय नॉवेलिस्ट, उपन्यासकारों में से एक जाना जाता है। किसको? वाल्टर स्कॉट को। ठीक, वाल्टर स्कॉट के बारे में जान लेते हैं। 1771 में पैदा होते हैं और 1832 में इनका डेथ होता है। स्कॉटिश नॉवेल्स के रूप में जाने जाते हैं, स्कॉटिश नॉवेल्स भी लिखते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, ओड ऑफ वीट इज ए स्मॉल मास्टरपीस ऑफ अब्राहम काउले। ओड ऑफ जो वीट है ना फ्रेंड्स, वो अब्राहम काउले का मास्टरपीस वर्क है। इनकी अगर बात करते हैं अब्राहम काउले का, तो 1680 में पैदा होते हैं, 1667 में डेथ होता है। इंग्लिश पोएट है अब्राहम काउले। द फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लिश वाज बेन जॉनसन, ये अनऑफिशियल है। ठीक है, फर्स्ट पोएट लॉरेट तो वैसे किसको बोला गया था? 1668 में जॉन ड्राइडन को, लेकिन यहाँ बेन जॉनसन को बोला जाता है, लेकिन अनऑफिशियल है, ध्यान रखिएगा। आफ्टर वाल्टर स्कॉट रिफ्यूज द पोएट लॉरेटशिप वाज कॉन्फर्ड ऑन रॉबर्ट साउदे। तो कह रहे हैं कि जब वाल्टर स्कॉट ने पोएट लॉरेटशिप को क्या किया? मना कर दिया, तो किसको दिया गया? रॉबर्ट साउदे को। और रॉबर्ट साउदे कब तक रहे? 1843 तक रहे, और 1843 से 1850 तक कौन रहा? वर्ड्सवर्थ रहे, और 1850 के बाद टेनिसन साहब आ गए, टेनिसन साहब। द लिटिल ऑफ पोएट ऑफ लॉरेट, द टाइटल ऑफ द पोएट ऑफ लॉरेट वॉज फर्स्ट कॉन्फर्ड बाई लेटर्स पेटेंट टू जॉन ड्राइडन। यानी किससे कॉन्फर्ड किया गया था? लेटर पेटेंट, तो जॉन ड्राइडन के द्वारा फर्स्ट कॉन्फर्ड। क्वीन विक्टोरिया की बात करते हैं, सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड आफ्टर विलियम फोर्थ। तो ये क्वेश्चन हम रिव्यू में डालेंगे फ्रेंड्स। हमको नहीं समझ में आ रहा है कि क्वीन विक्टोरिया जो सक्सीडेड हुई थी और किसके बाद? तो विलियम फोर्थ के बाद। रिव्यू करेंगे इस क्वेश्चन को। डीजी रजोटी वॉज द लीडर ऑफ द प्री रैफलाइट ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट इन इंग्लैंड। तो लीडर के थे ये हैं डीजी रजोटी। कौन कौन थे प्री रैफलाइट में? तो डीजी रजोटी हैं, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, क्रिस्टिना रजोटी और मोरिस एंड स्विनबर्न। एक बार और, डीजी रजोटी, क्रिस्टिना रजोटी, मोरिस एंड स्विनबर्न, ये ग्रुप है प्री रैफलाइट। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की बात करते हैं, इज द एथर ऑफ अरोरा ली। अरोरा ली के राइटर हैं एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। आया था अरोरा ली जो वर्क है वो आया था 1856 में।
ठीक है, वर्स नॉवेल है, क्या है, एक वर्स नॉवेल है एलिजाबेथ बैरेट के द्वारा, ठीक है। 9 बुक्स हैं, स्पेशली 9 बुक्स इसमें शामिल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द बेसिक थीम ऑफ अर्नोल्ड्स लिटरेचर एंड डोगमा इज थियोलॉजी। थियोलॉजी मतलब जो ईश्वर पर लिखा गया है, यानी लिटरेचर एंड डोगमा क्या है, एक थियोलॉजी है। किसका, मैथ्यू अर्नोल्ड का। तो बात कर लेते हैं। आया है 1873 में। बिब्लिकल क्रिटिसिज्म है, लिटरेचर एंड डोगमा जो है फ्रेंड्स वह बाइबिलिकल क्रिटिसिज्म है, ध्यान रखिए। मैथ्यू अर्नोल्ड की बात कर लेते हैं। 1822 में जन्म होता है, 1888 में इनका डेथ होता है। मैथ्यू अर्नोल्ड की हम बात कर रहे हैं। अर्नोल्ड्स कल्चर एंड एनार्की, या एनार्की भी कुछ लोग कहते हैं, कल्चर एंड एनार्की डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन। क्या है सब्जेक्ट मैटर, एजुकेशन। यह एक एस्से है, ठीक है, और 1869 में आया है बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। द सब टाइटल ऑफ वैनिटी फेयर इज नॉवेल विदाउट अ हीरो। क्या बोला जाता है इसको, वैनिटी फेयर को नॉवेल विदाउट अ हीरो। आप बताइए किसके द्वारा लिखा गया, विलियम ठाकरे के द्वारा, ठीक है। नॉवेल विदाउट अ हीरो, वैनिटी फेयर, विलियम ठाकरे। जॉर्ज एलियट्स नॉवेल रोमोला इज अ हिस्टोरिकल नॉवेल। जॉर्ज एलियट की अगर बात करते हैं तो 1819 में पैदा होती हैं और 1880 में इनका डेथ होता है। मेरी एन इवांस इनका ओरिजिनल नाम है, इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं। कौन है, जॉर्ज एलियट। चलिए चार्ल्स डिकेंस की बात कर लेते हैं। लेफ्ट एडविन ड्रूड हिज नॉवेल अनफिनिश्ड। तो एडविन ड्रूड जो है ना, उनका एक नॉवेल है जो अनफिनिश्ड रहा है, चार्ल्स डिकेंस का। डेविड कॉपरफील्ड ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का। बढ़िए आगे। चार्ल्स डिकेंस के बारे में कुछ और पता है। 1812 में इनका जन्म होता है, 1870 में इनका डेथ होता है। इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं। डेविड कॉपरफील्ड जो 1850 में आया था, उनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। वोल्टेयर ने क्या बोला है, वोल्टेयर सेड इफ गॉड डिड नॉट एग्जिस्ट, यदि ईश्वर नहीं होते तो इट वुड बी नेसेसरी टू इन्वेंट हिम, तो बहुत ज़रूरी हो जाता उनको आविष्कार करना। कुछ इस तरह के स्टेटमेंट वोल्टेयर साहब ने बोला है गॉड के अस्तित्व को लेकर के। इन मेमोरियम टेनिसन के द्वारा लिखा गया ए मोर्स द डेथ ऑफ आर्थर हेलम, एक एलिजी के समान है इन मेमोरियम। अगर बात करते हैं 1833 में यह लिखा गया है, वैसे 1833 से लेकर 50 तक लिखा गया है और स्पेशली पब्लिश होता है 1850 तक, यानी 1850 में पब्लिश होता है। पोयम है एक तरह से टेनिसन के द्वारा। टेनिसन की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1809 में पैदा होते हैं और 1892 में इनका डेथ होता है। हम बात कर रहे हैं टेनिसन का। मैथ्यू अर्नोल्ड की बात कर लेते हैं। थायरसिस इनका एलिजी है रिटेन ऑन द डेथ ऑफ हैक्लफ। हैक्लफ के मृत्यु पर उन्होंने एक एलिजी लिखा है, थायरसिस जिसका नाम है, और थायरसिस इंपॉर्टेंट एलिजी है मैथ्यू अर्नोल्ड का, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अर्नोल्ड डिफाइंस पोइट्री। चलिए अर्नोल्ड के पोइट्री का डेफिनेशन देख लेते हैं। पोइट्री इज क्रिटिसिज्म अ लाइफ अंडर द कंडीशन फिक्स फॉर सच अ क्रिटिसिज्म बाय द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी। तो पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, इतना बस जानिए, मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया पोइट्री का डेफिनेशन है, काम चल जाएगा। द डायनास्ट इज एन एपिक ड्रामा रिटेन बाय थॉमस हार्डी। क्या कर रहा है, द डायनास्ट। डायनास्ट एक क्लोजेड ड्रामा है, ड्रामा टू बी रीड, क्लोजेड ड्रामा, इसको सिर्फ पढ़ा जाता है, ठीक है ना, पढ़ा जाता है। आया है 1904 में। हार्डी की बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1840 में पैदा होते हैं, 1928 में इनका डेथ होता है। इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं, वे सेक्स नॉवेल के लिए जाने जाते हैं, थॉमस हार्डी। इट डील्स विद द नेपोलियनिक वार्स, और जो द डायनास्ट एपिक ड्रामा है ना, वो नेपोलियनिक वार्स के लिए भी जाना जाता है, इसको भी जाना जरूरी है। द सीन ऑफ वाइफ्स एक्शन टेक्स प्लेस इन हार्डीज द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। तो कह रहा है कि द सीन ऑफ वाइफ्स एक्शन जो है फ्रेंड्स वो द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज से लिया गया है यह एक सीन। अगर मेयर ऑफ कास्टरब्रिज की बात करते हैं तो 1886 में पब्लिश होता है, ठीक। वैसे एक नॉवेल है, याद करिए कुछ कैरेक्टर्स, याद आ रहा होगा, हैंचर्ड, फारफ्रे, न्यूसन,
याद आ रहा है, वही है मेयर ऑफ कास्टर बीच, 1886 में देखने को मिलता है थॉमस हार्डी के द्वारा। द फ्रेज स्टॉर्मी सिस्टरहुड, क्या बात है, कौन कौन है भाई साहब, स्टॉर्मी सिस्टरहुड, ब्रोंटे सिस्टर को बोला जाता है, ब्रोंटे सिस्टर को बोला जाता है स्टॉर्मी सिस्टरहुड। चार्लेट ब्रोंटे, एमिली ब्रोंटे, अन्य ब्रोंटे, तो एन ब्रोंटे, एमिली ब्रोंटे और चार्लेट ब्रोंटे को ब्रोंटे सिस्टर बोलते हैं और स्टॉर्मी सिस्टरहुड भी बोलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन, आइए आगे बढ़ते हैं। हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, थॉमस हार्डी का द मेयर ऑफ कास्टर बीच, इंपॉर्टेंट है। हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन, थॉमस हार्डी का द मेयर ऑफ कास्टर बीच, आया था 1886 में। डन, थॉमस हार्डी। 1840, 1928। चार्ल्स डिकेंस, डेविड कॉपरफील्ड इज मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल, मैंने पहले ही बता दिया था कि जो डेविड कॉपरफील्ड है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है और 1850 में देखने को मिलता है, 1850 में चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। विल्की कॉलिंस इज द एथर ऑफ नोवेल नो नेम, एक नॉवेल है जिसका नाम है नो नेम, किसके द्वारा, विल्की कॉलिंस के द्वारा लिखा गया यह नॉवेल है। इन डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज, द टू सिटीज रेफर्ड, तो लंदन और पेरिस को रेफर करता है, अ टेल ऑफ टू सिटीज। डन। टेनिसन्स क्वीन मैरी इज अ ड्रामा, टेनिसन का जो क्वीन मैरी है वह एक ड्रामा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़िए आगे। ब्राउनिंग्स रबी बेन इजरा, रबी बेन इजरा जो है बिगिंस विद द लाइन ग्रो ओल्ड अलॉन्ग विथ मी, ग्रो ओल्ड यानी बूढ़े हो जाओ मेरे साथ। रबी बेन इजरा बिगिंस होता है ब्राउनिंग का द बेस्ट इज एट टू बी, द बेस्ट इज एट टू बी, यही सबसे बेहतर है, ऐसा कुछ बोला गया ब्राउनिंग के द्वारा। चलिए, ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, ये तो पर्सनिफिकेशन है फिगर ऑफ स्पीच है ना। ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, दिस लाइन्स अकर इन मैथ्यू आर्नोल्ड्स सोहराब एंड रुस्तम, देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन है, अक्सर पूछा जाता है पर्सनिफिकेशन में फिगर ऑफ स्पीच में। मैथ्यू आर्नोल्ड की लाइन सोहराब एंड रुस्तम से लिया गया है, सोहराब एंड रुस्तम। वार पोएट्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन है वार पोएट्स, तो रूपर्ट ब्रूक है, जूलियन ग्रेनफेल हैं एंड सिगफ्राइड सेशन है, सिगफ्राइड सेशन, इनको वार पोएट्स बोला जाता है। ये भी लाइन लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए। वार पोएट्स रूपर्ट ब्रूक, जूलियन ग्रेनफेल एंड सिगफ्राइड सूसन या सेसुन। रुडयार्ड किपलिंग की बात करते हैं, 1907 में इन्हें शायद नोबेल प्राइज मिला था, बताइएगा। ओ ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट एंड नेवर द ट्वेन कैन मेट, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, उनके द्वारा बोला गया है। द वेस्टलैंड द टी.एस. एलियट डेडिकेटेड टू इजरा पाउंड, वेस्टलैंड की बात करते हैं तो एक पोयम है 1922 में पब्लिश होता है टी.एस. एलियट के द्वारा, जिसमें 5 भाग हैं, बहुत सारे संस्कृत शब्दों का यूज किया गया है और यह पोयम इजरा पाउंड को डेडिकेट किया गया है। द वेस्टलैंड डेडिकेट डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, मैंने पहले ही बता दिया था 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैंने टी.एस. एलियट पर बेस्ट कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर मैंने ऑलरेडी पीजीटी के तहत बना दिया है, वीडियो देख सकते हैं आप लोग। द वेस्टलैंड एंड्स विद द लाइन दत्ता दयावान धम, दा 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 बोलता है ना, तो दा 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 3 बार बोला जाता है, एक तो दत्ता, एक है दया धमा और एक है दम्यता, शांति शांति शांति, इस लाइन से अंत होता है द वेस्टलैंड। जेम्स जॉयस यूलिसस, यूलिसस बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ होमर्स ओडिसी, और जो जेम्स जॉयस का यूलिसस है ना वो होमर के ओडिसी पर बेस्ड है। डी.एच. लॉरेंस की बात कर लेते हैं, सन्स एंड लवर्स ओडिपस कॉम्प्लेक्स पर बेस्ड है, ऑटोबायोग्राफिकल ओवरटोन है और इसमें ऑटोबायोग्राफिकल है। सन्स एंड लवर आया था फ्रेंड्स 1913 में, एक नॉवेल है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स से मिला जुला है। डी.एच. लॉरेंस की बात करते हैं, 1885 में इनका जन्म होता है, 1930 में इनका डेथ होता है। डन। डी.एच. लॉरेंस कॉल्ड वन ऑफ हिज नॉवेल्स कंगारू एज थॉट एडवेंचर्स, क्या बोलते हैं, कंगारू को द थॉट एडवेंचर के रूप में जानते हैं डी.एच. लॉरेंस। आगे बढ़ते हैं। द फ्रेज रीजन ऑफ द ब्लड, क्या है, रीजन ऑफ ब्लड इज एसोसिएटेड विथ डी.एच. लॉरेंस, एक ऐसा फ्रेज जो डी.एच. लॉरेंस से, इंग्लिश नॉवेलिस्ट है फ्रेंड्स,
डी.एच. लॉरेंस से जुड़ा हुआ है फ्रेज। फ्रेज क्या है? रिलीजन ऑफ द ब्लड, खून का धर्म कह सकते हैं, रक्त का धर्म कह सकते हैं। यह फ्रेज डी.एच. लॉरेंस से जुड़ा हुआ है। ये रहा आज का कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आई होप सो आपको मज़ा आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट ऑनलाइनर के साथ। बने रहिए विथ एग्जाम्पलर CH। नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।